हेलो, जय इलेक्ट्रोपैथी। मैं डॉक्टर रणधीर शर्मा अपने तहे दिल से अपने चैनल पे आप सभी को स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अपने चैनल पे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा (HCC). यह भी एक प्रकार का प्राइमरी लीवर कर्क रोग है जिसको कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से सुधार करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्यूरिफाई करती है लिम्फ और ब्लड को। तो हम प्यूरिफाई करने का प्रयास कर सकते हैं और जो भयानक बीमारी है उसको समाप्त करने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, HCC हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा वह एक है जो कि प्राइमरी लीवर का कर्क रोग है, जो कि हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं और वहाँ जो बहुत सारे रिस्क फैक्टर हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं और सेल्स जो रिजेडेशन है, मवाद पस, वह बढ़ने लगते हैं। उसके कारण हमारे शरीर में तकलीफ़ भी बढ़ने लगती है। जितने बड़े सेल्स हमारे बॉडी में जो ब्लड और लिम्फ बह रही है, अगर एक इन्फेक्टेड चीज़ हो गया तो पूरी बॉडी को हमारा तहस नहस कर सकती है। फ्रेंड्स, आइए कुछ लक्षण के बारे में जानते हैं। HCC हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यह लक्षण पाए जाते हैं कि पेट में दर्द होना। पेट में दर्द होना का मतलब क्या है? हमारे पेट में दर्द होता है, पेट फूगे फूगे से महसूस होता है और पेट का ऊपर साइड में यह तकलीफ़ होता है। दूसरा चीज़ है वज़न कम होना। वेट हमारा वज़न कम होते जाता है, बहुत तेज़ी में कम होता है, जो कि हमें पता नहीं होता है। अचानक वज़न कम होता है। उसके बाद में हमें सुस्ती और कमज़ोरी ज़्यादा आ जाती है। हमारे शरीर में पीलिया यानी कि जॉन्डिस, हमारे शरीर में पीलापन, नाखून में पीलापन, आँखों में पीलापन, चेहरे पे पीलापन, यह सब चीज़ दर्शित देने लगता है। बाद में हमें भूख तो लगती है, लेकिन खाने की इच्छा, भूख तो लगती है लेकिन गले से खाना उतरता नहीं है। हमारे अगर सोनोग्राफी कराते हैं तो हमारा लीवर का साइज बढ़ा हुआ रहता है और ब्लड टेस्ट कराते हैं तो SGPT, SGOT, GGTP भी बढ़े हुए आते हैं। हमारे शरीर का नसें खिंचातान होते रहते हैं। कभी कभी हमारे टेम्परेचर यानी बुखार वगैरह भी बढ़ते रहता है। हमें उल्टी और चक्कर जैसे आते रहते हैं। यह सब चीज़ होता है प्राइमरी लीवर कर्क रोग, जिसको कि हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी द्वारा सुधारने का प्रयास करना चाहिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। पीछे वाले वीडियो में हमने बार बार बताया था उल्टा पुल्टा खाना, ठंडा और गर्म खाना, खट्टा और मीठा खाना, नमकीन के साथ में मीठा चीज़ खाना। ये चीज़ खाने से हमारा लीवर क्या, हमारा बॉडी का हर पार्ट डैमेज होते जा रहा है और हम हज़ारों अनगिनत बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें बचाना है। हमारे जो भी बीमारी बहुत तेज़ी में फैल रही, जिसका रोकथाम किसी में नहीं है, उसको हमें खान पीन से बचाना है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सुरक्षित करने का प्रयास करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक मेडिसिन है जो कि लिम्फ और ब्लड को प्यूरिफाई करती है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अगर लिम्फ और ब्लड को प्यूरिफाई करेगी तो कोई भी भयानक बीमारी से आने से बचा जा सकता है, या जो हो गया है उसको वहीं तक रोका जाए, ऐसा कोशिश है और धीरे धीरे खत्म भी हो सकता है। लेकिन काम है हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर का प्रयास करना। बाकी तो रिजल्ट समय बताएगा, हम उसको 100% नहीं बोल सकते हैं। अब हेपेटाइटिस B, C, SCV, यह सही चीज़ होता है लीवर में,
डैमेज में, जिसके कारण हमारा एससीबी अगर होता है तो प्लेटलेट भी डाउन हो जाते हैं और काफ़ी हद तक हमारे मुंह से लैट्रिन से भी ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि ये उल्टा होता है, मुंह से भी ब्लीडिंग आ जाते हैं, हमने देखा हुआ है कई पेशेंट को। इसके बाद में हमारा लीवर के टिश्यू वगैरह और अल्कोहल वगैरह, ड्रिंक वगैरह, गुटखा वगैरह लेने से हमें वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, उसके कारण भी हमें तकलीफ़ हो सकती है। अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उसको रोकें। फिर बाद में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो कि डिसीज़, यह भी होने के कारण भी हो सकता है। एफेक्लोक्सिन और कुछ हम एंटीबायोटिक भी ज़्यादा खाते हैं तो लीवर उससे भी हो सकता है। डायबिटीज़ के कारण भी हो सकता है, एससीसी रिस्क बढ़ सकती है। बाद में आयरन यानी फॉलिक की मात्रा जाना, आयरन की मात्रा, अगर हम आयरन की जो आयरन पदार्थ ज़्यादा है हमारे बॉडी में ज़्यादा लेते हैं, उसके वजह से भी यह रिस्क बढ़ सकता है। और कभी कभी हमारे बाप दादा के पूर्वज से आते हैं तो भी यह बीमारी हमारे आप में पनप सकती है। लेकिन जो कर्क रोग है, जो सेल्स डैमेज है, उस समय हमें मीठा चीज़ खाना बंद करना चाहिए ताकि वह स्प्रेड बहुत तेज़ी में ना हो। स्प्रेड नहीं होगा तो वह रुकेगा, और रुकेगा तो बीमारी को रोकथाम हम कर सकते हैं। अब इसका डायग्नोसिस करने के लिए हमें एससीसी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, फिजिकल एग्जामिनेशन लेना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा और बहुत सारी बायोप्सी भी करनी पड़ सकती है, एमआरआई करनी पड़ सकती है। तब हम उसको डिटेल हम समझ सकते हैं, तब आगे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आजकल के ये सब चीज़ के ट्रीटमेंट में क्या है, अगर इस तरह का एससीसी हो गया तो इसमें ज़्यादातर सर्जरी किया जाता है कि जो कि ट्यूमर वगैरह है वो काट जाता है, या तो लीवर को भी ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्योंकि लीवर तो एक ही होती है, दो लीवर नहीं होती है कि एक को काट दिया जाए, एक को रखा जाए। ट्रांसप्लांट किया जाता है। एब्लेशन होता है, टेक्निक है जो कि माइक्रोब्रेव एब्लेशन होता है कि जो डिस्ट्रॉय ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करता है। टेस्टरन केमोबलाइजेशन हो सकता है, केमोथेरेपी भी हो सकती है। फिर टारगेटेड थेरेपी हो सकती है। इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी कुछ सिस्टम डाले जा सकते हैं जो कि कैंसर सेल्स को कम किया जाए और इम्यूनोथेरेपी आगे बढ़ सके। यह चीज़ को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कुछ मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि कैंसरस के ग्रुप की कोई भी रेमेडी आप ले सकते हैं। कुछ नहीं तो S2, C5, F2, A2 यह निगेटिव डाइल्यूशन में लेना होता है। C4, S1, F1, BE ये भी निगेटिव डाइल्यूशन में लेना है। और बाकी हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टर अपने अपने माइंड के हिसाब से जैसी पेशेंट की ज़रूरत है, हार्ट बीट कैसा चल रहा है, पाल्पिटेशन रेट कैसा है, पल्स कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, उस हिसाब से भी और भी अपने हिसाब से मेडिसिन अटैच कर सकते हैं। इतना कह के आज का टॉपिक एससीसी का समाप्त है। फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। मिले तब तक के लिए जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी।